लोगों से अलग अलग तरीके के डेटा या आंकड़े टकराते हैं। हम लोगों से दिन प्रतिदिन की जिंदगी में अलग अलग तरीके के डेटा, अलग अलग तरीके के डेटा मतलब आंकड़े टकराते हैं। उन आंकड़ों का स्वरूप कुछ का दूसरी तरीके का होता है, कुछ का दूसरी तरीके का होता है। तो उन डेटा के स्वरूप के आधार पर ही ये मापन के 4 स्तर बताए गए हैं। तो स्वरूप, डेटा का स्वरूप क्या है? कुछ डेटा का स्वरूप इस तरीके का होता है कि जिनको सिर्फ नॉमिनल लेवल पर ही मेजर किया जा सकता है। कुछ डेटा का स्वरूप ऐसा होता है कि जिनको ऑर्डिनल लेवल पे मेजर किया जा सकता है। कुछ डेटा का स्वरूप ऐसा होता है कि उनको इंटरवल लेवल पे मेजर किया जा सकता है। और कुछ डेटा का स्वरूप ऐसा होता है कि उसको रेशियो लेवल पे मेजर किया जा सकता है। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एरो लगाई है। एरो लगाने का क्या मतलब है? एरो लगाने का मतलब है यह शुद्धता बता रही है। क्या बता रही है? शुद्धता। मतलब ये जो पहला मेजरमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो 4 इसके स्तर हैं, उसमें जो पहला वाला है उसमें मापन बहुत कम होता है। और ये एरो मैंने लगा के बताया है कि ये जो मापन की शुद्धता है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, उसमें वैज्ञानिकता आती चली जाती है। तो जो 4 स्तर है मापन के, इन 4 स्तरों में शुद्धता की मात्रा एक दूसरे के साथ बढ़ती चली जाती है। अब देखिए, जो पहला वाला है उसके अंदर जो कमियां हैं वह दूसरे वाले में कमियां नहीं है। यह इसकी कमियों को दूर करता है, थोड़ा सा शुद्ध होता है। उसके बाद तीसरा वाला इन दोनों की कमियों को दूर करके थोड़ा और शुद्ध मापन होता है। और उसके बाद इन तीनों की कमियों को दूर करके यह सबसे विशिष्ट और शुद्ध मापन है, वैज्ञानिक मापन इसको कहा जाता है। तो यह 4 मापन है। अब नॉमिनल को कहते हैं नामित। हिंदी में क्या बोलेंगे? नामित। जैसा कि नॉमिनल से ही आप उसको याद कर लेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में ऑर्डर है। ऑर्डर क्या मतलब है? क्रमिक। तीसरा है इंटरवल। इंटरवल क्या है? अंतराल। ये इनका हिंदी नाम है। रेशियो क्या है? रेशियो क्या आप लोग समझते ही हैं? अनुपात। तो यह 4 का हिंदी नाम है। मैंने आपको क्या बात बताई? ये 4 की शुद्धता स्टेप बाय स्टेप, स्तर बाय स्तर क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। तब यह है क्या और यह आया क्यों और इसका उपयोग क्या है, इस पे हम बात करते हैं। जब हम इस दुनिया में किसी से इंटरेक्ट करते हैं या हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें कुछ न कुछ उसको मापने की जरूरत, उसको कोई नाम देने की जरूरत महसूस होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि मापन का उपयोग करते हैं। मापन को अगर हम परिभाषित करें तो हमने आपको पहले भी बताया था कि मापन किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना को संख्यात्मक मान प्रदान करने की प्रक्रिया है या कोई भी अंक प्रदान करने की, न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कि 2 लीटर तेल, 2 लीटर दूध, 2 किलो गुड़, 2 किलो शक्कर, 3 मीटर कपड़ा, यह सारी चीजें क्या है? मापन के द्वारा हमने क्या किया? किसी वस्तु को क्या किया? नंबर असाइन किया। उसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि कोई भी चीज क्या है और उसको उपयोग करने में हमें आसानी होती है। तो हमने क्या बताया? क्यों ये मापन के स्तरों की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि हमें दिन प्रतिदिन की जिंदगी में डेटा प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? डेटा। और उन डेटा को क्या करते हैं? हम लोग अर्थ देते हैं। डेटा को अर्थ देते हैं ताकि हम भी समझ सके और दूसरा भी समझ सके। अगर हम 3 मीटर कपड़ा लेके गए हैं दर्जी के पास तो हम उसको बताएंगे, वो पूछे, उसको कुछ नहीं पता है जो कपड़ा कितना है, कितना काम आएगा, क्या कैसे, अभी तो मुझे ही पता है। और मैं अपने शर्ट बनवाने के लिए अगर किसी दर्जी के पास गया और उसको मैंने बोला कि यह कपड़ा 3 मीटर है तो वह अनुमान लगा लेगा मेरे शरीर के आकार को देख के कि यह कपड़ा इस व्यक्ति के लिए शर्ट के कपड़े में कन्वर्ट करने पर क्या ये पूरा हो जाएगा कि छोटा पड़ेगा। तो यह चीज दर्जी को आराम से पता चल जाती। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि 3 मीटर कितना होता है। तो इसी तरीके से जब हम कोई भी चीज उपयोग में लाते हैं दिन प्रतिदिन की जिंदगी में, तो उपयोग में लाने के बाद जब हम उसे मेजर कर लेते हैं, उसे माप लेते हैं, तो वह एक जो वेल एस्टेब्लिश्ड रूल है, वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ है, उसके आधार पर क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को उसको बारे में बताते हैं तो वह अर्थ चूंकि उस चीज का डिफाइन है। 2 मीटर कपड़े का अर्थ डिफाइन है कि 2 मीटर कपड़ा कितना होता है, 2 किलो दूध कितना, 2 लीटर दूध कितना होता है, 2 किलो शक्कर कितना होता है। इन सब चीजों का चूंकि अर्थ पहले से डिफाइन है मापन के द्वारा,
तो वह सामने वाले को भी जब हम बताते हैं तो वह इजीली समझ जाता है कि वह क्या है। इसलिए इन सभी स्तरों की जरूरत पड़ी ताकि हम डेटा को अर्थ दे सकें, हमारे दिन प्रतिदिन की जिंदगी में जो चीजें हमसे टकराती हैं उसको एक अर्थ दे सकें, उसको एक डेटा के स्वरूप, डेटा के नेचर के आधार पर यह चारों जो स्तर हैं वह हैं। अब डेटा का स्वरूप कैसा होता है, जैसे मान लीजिए जो नॉमिनल है यह ज्यादा गुणा गणित को, गुणा भाग को एक्सेप्ट नहीं करता है इस लेवल पे। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है, यहां पे जैसे लिखा हुआ है नाम, नॉमिनल, नामित, नाम, इसको इतना ही याद रखिए कि नॉमिनल जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है उसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के नाम को बताता है। सिर्फ यह उसके नाम को बताता है और वर्गीकृत करता है उसको, जैसे टीम ए और टीम बी। तो टीम ए और टीम बी, अब टीम ए और टीम बी, चूंकि यह जो आंकड़े हैं आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यह मापन के स्तर है। अब मापन में हमने बताया था कि मापन में संख्यात्मक रूप से जो भी चीज होती है उसको व्यक्त किया जा सकता है। और यहाँ पे मैं ए बी की बात कर रहा हूं तो कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि यहाँ पे तो किसी प्रकार का संख्या तो आप बता नहीं रहे हैं, तो ए बी क्या है। ए बी ना कहिए, आपको संख्या अगर अच्छी लगती है तो इसको 1 2 कर दिए, टीम ए और टीम 2। लेकिन यहां पर क्या है, संख्या तो हमने दे दिया लेकिन यह टीम का नाम बस है, हम मेजर उसको कर रहे हैं। चूंकि हम टीम 1 कहेंगे तो पर्टिकुलर टीम का पता चलेगा कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, टीम 2 कहेंगे तो टीम 2 का मतलब यहाँ पे दूसरी टीम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि टीम 2 ये है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिए, रैंक नहीं है यह सिर्फ नाम है। टीम 1 नाम है, टीम 2 नाम है। इसको हम टीम 8 और टीम 9 भी कह सकते हैं, इसको टीम 50 और टीम 100 भी कह सकते हैं। यह सिर्फ नाम है, यह नहीं बता रही है कि कोई 1 है तो 1 नंबर की टीम हो गई, कोई 2 है तो 2 नंबर टीम हो गई। यह सिर्फ नाम है, जैसे रमेश, सुरेश नाम है, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भारत टीमों के नाम है। तो यहाँ पे जो नॉमिनल स्केल है, नॉमिनल स्केल में जो डेटा हमको अर्थ देना होता है उसको सिर्फ हम नाम बता के और वर्गीकृत करके, वर्गीकृत कैसे हमने किया, टीम 1 के लोगों को इधर कर दिया, टीम 2 के लोगों को उधर कर दिया, टीम आ, टीम ब, टीम ए, टीम बी, दोनों को हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो जब हम अलग अलग कर देते हैं तो उसे कहते हैं हमने नाम के आधार पर वर्गीकृत कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इधर, पाकिस्तान के खिलाड़ी इधर, भारत के खिलाड़ी इधर, श्रीलंका के खिलाड़ी इधर। तो यह नाम के आधार पर चूंकि इसको किया जाता है इसलिए इसको नॉमिनल या नामित मापन का स्तर कहते हैं। यहां पर मैंने आपको एक चीज बताई कि यहां पे ऑर्डर नहीं है, सिर्फ नाम है। वह सिर्फ अपने नाम को ही रिप्रेजेंट करता है, यह नहीं बताता है कि वह अच्छी है या बुरी। ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, 2 टीमें हैं मान लीजिए, तो इन दोनों के नाम से यह नहीं पता चल रहा है कि कौन ज्यादा मैच जीतती है और कौन कम मैच जीतती है। सिर्फ नाम का पता चलता है इसके द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो इसमें अभी हम लोग सिर्फ नॉमिनल पे बात करेंगे और आगे हम बात करते हैं। तो डेटा हम लोग वर्गीकृत करते हैं, यहां तक हमने बता दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, यह लेवल ऑफ मेजरमेंट आपको ठीक तरीके से अगर पता होगा तो आप बाकी चीजें भी समझ पाएंगे। चूंकि यह फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, इसमें आंकड़ों की आवृत्ति का पता चलता है। आवृत्ति का पता कैसे चलता है कि हमने कहा कि मान लीजिए कोई किसी टीम के बारे में हमने बात कर रहा है और टीम में क्या है कि टीम में मान लीजिए, टीम नहीं, में एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर का। तो मेल भी हमने कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, फीमेल वर्गीकृत कर दिया, ट्रांसजेंडर हमने वर्गीकृत कर दिया। और मेल जितने आएंगे, मान लीजिए हमने 3 पार्ट बांट दिए हैं, एक पार्ट ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो हमने क्या किया, मेल जितने आएंगे इसमें हम उसको रखते चले जाएंगे, फीमेल जितनी आएंगी इसमें रखते चले जाएंगे और ट्रांसजेंडर जितने आएंगे उसमें इसमें रखते चले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं इसमें, चूंकि आवृत्तियों को देख रहे हैं कि इसमें 5 आवृत्ति, 5 मेल हैं। सेकेंड में हमने क्या देखा
4 फीमेल हैं, 4 आवृत्ति, 3 ट्रांसजेंडर, 4 हैं, 4 आवृत्ति। तो हम चूंकि आवृत्तियों के आधार पर इसमें डेटा का एनालिसिस करते हैं, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टेटिस्टिक्स में एक मेजरमेंट है सेंट्रल टेंडेंसी में, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में एक मापन है बहुलांक का। बहुलांक क्या बताता है? कोई भी चीज कितनी बार आ रही है, कितनी बार आ रही है, उसकी आवृत्ति कितनी बार हो रही है, उसे बहुलांक हम कहते हैं। तो यहां पर चूंकि तीनों टीमों को हमने वर्गीकृत किया, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर को, तो तीनों को जब वर्गीकृत किया तो उसमें जितनी फ्रीक्वेंसी, जितने मेल हुए, जितने फीमेल हुए, जितने ट्रांसजेंडर हुए, उसके आधार पर हमने क्या किया? बहुलांक निकाला। तो यह जो नॉमिनल स्केल है, इसमें नॉमिनली डेटा जब हमारे पास आता है तो हम कौन सी स्टैटिस्टिक मेथड यूज करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी की बहुलांक या मोड का यूज करते हैं। मोड क्या है? यह आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाएगा, अभी इतना ही समझिए। उसके बाद दूसरी चीज क्या है? हमने एक एग्जांपल यहां पे लिखा है पिन कोड। जैसे पिन कोड से क्या पता चलता है? अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर जिले का पिन है 20, 50, 15, किसी का है 13, 14, 18, तो यह क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि वो पर्टिकुलर उस जगह को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि वह पिन उस पर्टिकुलर जगह को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी पिन दूसरे जगह के पिन से बड़ा छोटा नहीं है। वह अपना एक अलग अपना स्टेटस रखता है पिन, और वह अपनी एक अलग पहचान रखता है। ठीक, चलिए, इसके हमने बता दिया कोई सिर्फ लेबल रहता है, कोई क्रम नहीं रहता है। अब देखिए एक चीज और, हमने यह भी आप लोगों को बता दिया कि संख्याओं में गणितीय संबंध नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया था, टीम 1 और 2 में गणितीय संबंध नहीं है। गणितीय संबंध ना होने का क्या मतलब है? अगर कोई एक टीम है और अगर कोई 2 टीम है, तो इसका मतलब गणितीय संबंध होने का मतलब ये हो जाएगा कि 1 2 से 1 छोटा है और 2 1 से 1 बड़ा है। अगर हम कहें कि टीम 1 और टीम 5, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गणितीय संबंध है 1 वाली टीम से जो 5वीं वाली टीम है वो 4 अंक ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। वह टीमों का नाम है, जो हमने अगर गणितीय अंक दे दिए हैं तो सिर्फ नाम है, वो उसमें किसी प्रकार का क्रम नहीं है, इसलिए उसको गणितीय संबंध के रूप में नहीं देखा जाता। ठीक, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, नॉमिनल स्केल की डेटा कहां प्राप्त होती है? प्रश्नावली। आप लोगों को हमने बताया था प्रश्नावली, और क्या है? निरीक्षण या अवलोकन, जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो यहां से इन सब का उपयोग करके आप डेटा नॉमिनल स्केल में प्राप्त करती हैं। अब इसमें क्या है? चूंकि टीम ए और टीम बी दोनों बराबर होती हैं, इसलिए गणित का इसमें जो यूज होता है तो बराबर का यूज होता है। मतलब दोनों टीमें, चूंकि टीम ब दोनों क्या है? बराबर हैं, इसलिए क्या कहा जाता है कि नॉमिनल स्केल में इक्वल का यूज किया जाता है, चूंकि दोनों बराबर होते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डिनल स्केल पे। ऑर्डिनल स्केल क्या है? ऑर्डिनल स्केल चूंकि नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्रम। तो यहां पर चूंकि क्रम नहीं था, दोनों बराबर थे, तो यहां पे मैंने क्या लिखा है आपको? छोटा बड़ा। यहां इस बात का पता चलता है इस मेथड में, चूंकि ऑर्डिनल नाम है तो ऑर्डर का पता चलता है कि कौन किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है, इसलिए इसमें जो गणितीय मेथड यूज होती है छोटा बड़ा। तो अब देखिए दूसरी चीज क्या बता रहे हैं आपको, कि एक निश्चित क्रम होता है, बढ़ता घटता क्रम होता है। जैसे मैंने कहा कि कोई टीम है और जीतने के बाद वह 1 नंबर पे आई, कोई टीम दूसरे नंबर पे आई, कोई तीसरे नंबर पे आई। जब ओलंपिक में मेडल दिए जाते हैं तो जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसको गोल्ड देते हैं, फिर सिल्वर देते हैं, फिर ब्रोंज देते हैं। तो वह क्या है? वह क्रम है। अपने प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति ने अपना क्रम प्राप्त किया, तो वहां पर 1 2 3 जो रैंक दी जाती है, रैंक होती है। क्लास में भी जो बच्चे टॉप करते हैं 1 2 3, तो टॉप करने वाले बच्चों में क्या है? एक क्रम दिया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्डिनल। तो जब डेटा हमारा इस तरीके का होता है, उसको क्रम के रूप में व्यक्त किया जा सके, तो वहां पे मेजरमेंट जो होता है वो ऑर्डिनल स्केल में या क्रमित मापनी में किया जाता है। अब देखिए एक चीज यहां ध्यान रखिए, मान लीजिए कि कोई बच्चा टॉप किया, कोई सेकंड पोजीशन पे आया, कोई थर्ड पोजीशन पे आया, तो यहां पर हो सकता है कि फर्स्ट पोजीशन वाला 90% लाया हो और यह
सेकेंड पोजीशन वाला 89% लाया हो और यह जो है 50% लाया हो। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ऑर्डिनल स्केल में ऑर्डर का पता तो चलता है, क्रम का पता तो चलता है, लेकिन इन 1 2 3 में कितना अंकों में गैप है यह पता नहीं चलता है। यह दशमलव में भी हो सकता है, तो 1 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले रैंक वाला 99% लाया हो, दूसरे रैंक वाला 50% और तीसरे रैंक वाला 30% लाया हो, ऐसा भी संभव है। तो यहां पर क्या है, यह तो पता चलता है कि रैंक है, पहला सबसे आगे ये है, फिर ये है, फिर ये है, लेकिन कौन किससे कितना आगे पीछे है इस बात का पता इस ऑर्डिनल स्केल में नहीं चलता है, ऑर्डिनल स्केल की कमी है। उसके बाद क्या है, जैसे एग्जांपल दे देते हैं आप लोगों को कि वरीयता क्रम मतलब कोई व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे किसी सरकारी नौकरी में कोई व्यक्ति अपने परफॉर्मेंस के आधार पे, अपनी एबिलिटी के आधार पे रैंक प्राप्त करता है। कोई और कमजोर है उसको 2, कोई और कमजोर है उसको 3, अपने कार्य के आधार पर पाता है। तो यह ऑर्डिनल स्केल का उदाहरण है। फिर मैंने एक उदाहरण लिखा है मिस इंडिया का चयन, अपने परफॉर्मेंस के आधार पे 1 2 3 रैंक पाती है मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स में, तो यह भी ऑर्डिनल स्केल का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो एक चीज बताई थी, अंतराल जो है वो असंगत भी हो सकता है। असंगत मतलब क्या है, संगत ना होना। संगत मतलब पहला वाला पोजीशन वाला व्यक्ति बहुत हाई हो सकता है, दूसरा वाला बहुत लो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दिनों में जैसे पहली पोजीशन वाला 10 पा रहा है नंबर, तो दूसरी वाला 9, तीसरी वाला 8, अगर इस तरीके का नंबर पाएंगे तीनों तो यह संगत होगा। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि संगतता हो, पहला वाला 10 नंबर भी पा सकता है पहले रैंक वाला, दूसरा वाला 5 नंबर भी पा सकता है और तीसरा वाला 1 नंबर भी पा सकता है। कोई इसमें संगतता होनी जरूरी नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पता इसमें नहीं चलता है। अब देखिए, अंकों का अंतराल नहीं बताता। यह जो मेजरमेंट है ऑर्डिनल स्केल, वह अंकों के अंतराल को नहीं बताता है। मतलब यह तो बताएगा कि कौन 1 नंबर पे, कौन 2 पे, कौन 3 पे, लेकिन अंतराल कितने का यह नहीं बताता है। मैं आपको ये चीज पहले ही बता चुका। अब इसमें कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल मेथड यूज होती है। अब देखिए, आपके डेटा के नेचर के आधार पर ही स्टैटिस्टिकल मेथड यूज होती है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई रिसर्चर, कोई शोधकर्ता, कोई रिसर्च करने जाता है, कोई शोध करने के लिए जाता है, तो वहां पे जब वो अपने टेक्निक्स को, अपने टूल्स को उस सोसाइटी पर, उस सैंपल पर अप्लाई करता है, तो उस सैंपल पर उसको अप्लाई करने के बाद उसको कुछ न कुछ आंकड़े प्राप्त होते हैं, और उन आंकड़ों को वह देखता है कि मेरे आंकड़े किस तरीके के हैं, मेरे आंकड़ों का नेचर किस तरीके का है। और उसे जब यह समझ में आता है कि मेरे आंकड़े जो हैं ऑर्डर में है, रैंक में है, तो वह ऑर्डिनल स्केल में इन मानों का यूज करता है। जैसे मध्यांक, इसको कहते हैं अंग्रेजी में मीडियन, शतांशी मान जिसको कहते हैं परसेंटाइल, और रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, सहसंबंध निकालने का यह मेथड है रैंक डिफरेंस कोरिलेशन, और रेटिंग स्केल, श्रेणीबद्ध मापनी, आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये 4 मान जो है, 4 मापन जो है स्टैटिस्टिक्स के, सांख्यिकी के, वह ऑर्डिनल स्केल पर उपयोग किए जाते हैं। अगर कोई पूछा जाए कि गणितीय कौन से चिन्ह इसमें उपयोग किए जाते हैं, तो छोटा बड़ा अर्थात असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वाली जो चीज है वह इसमें उपयोग की जाती है। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरवल स्केल के बारे में। इंटरवल स्केल क्या है? इंटरवल, चूंकि इसमें अंतराल मापनी है, ये अंतराल का क्या मतलब है? अंतराल का मतलब ये है कि इस मापन के स्तर में जो इसकी कमी थी कि जो फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक वाला व्यक्ति होगा, उसमें फर्स्ट और सेकेंड के बीच में कितना अंतराल है, इस बात का पता ऑर्डिनल स्केल पे नहीं चलता था। लेकिन इंटरवल स्केल पे इस बात का पता चलता है कि फर्स्ट रैंक पे कोई है, सेकेंड रैंक पे कोई है, थर्ड रैंक पे कोई है, तो उनमें फर्स्ट सेकेंड से कितना आगे है, सेकेंड थर्ड से कितना आगे है, मतलब कितना उसमें अंतराल है, कितना गैप है, इस बात का पता चलता है अंतराल स्केल में। अंतराल का अंकों में प्रदर्शन किया जा सकता है। इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि इसमें दूरी जो होती है वो एक तरीके से समान होती है, लेकिन ट्रू जीरो नहीं होता है। ट्रू जीरो का क्या मतलब है? ट्रू जीरो और एब्सोल्यूट जीरो दो तरीके से मेजरमेंट में उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रू जीरो का नहीं होना और ट्रू जीरो का होना, अगर ट्रू जीरो है तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, दोनों शब्दों को आपको याद रखना है। तो ट्रू जीरो नहीं होने का क्या मतलब है?
ट्रू जीरो ना होने का मतलब यह है कि रियल में जीरो से कोई चीज स्टार्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर कहूं कि आप 5 फुट 7 इंच के हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप 0 से 5 फुट 7 इंच के हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई अनुमानित स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन साइकोलॉजिकल वेरिएबल, चूंकि इंटरवल स्केल में एक चीज आपको ध्यान रखना है, इंटरवल स्केल में क्या होती है, जितने भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, उनका मेजरमेंट इंटरवल स्केल पे किया जाता है। और यह इन दोनों से तो शुद्ध है, लेकिन इससे अशुद्ध माप होती है। यह जो अनुपात है, रेशियो स्केल है, यह भौतिक मापन होता है, इसलिए इससे ये थोड़ा सा अशुद्ध होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रू जीरो नहीं होता है। तो जैसा कि इसमें क्या है, जो रेशियो स्केल है उसमें हम लोग जब मेजर करते हैं तो उसमें हम क्या मेजर करते हैं, किलो में चीजें, मीटर में, लीटर में, यह सारी चीजें हम रेशियो स्केल पे मेजर करते हैं। यह भौतिक रूप से शुद्ध माप होता है, इसलिए यह सबसे शुद्ध माप इसमें होता है। लेकिन ट्रू जीरो इंटरवल स्केल में ना होने का यह मतलब है कि इसमें कोई भी चीज अगर स्टार्ट होती है तो वह जीरो से स्टार्ट नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति का IQ 100 है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह 0 से 100 है। किसी भी व्यक्ति का अगर हम कहें कि IQ 0 है तो इसका मतलब यह नहीं है कि एकदम उसके पास IQ है ही नहीं। किसी व्यक्ति का अगर हम कहें कि डिप्रेशन 0 है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसके अंदर डिप्रेशन की मात्रा बिल्कुल है ही नहीं। अगर हम ये कहें कि किसी व्यक्ति का डिप्रेशन 90 है, किसी भी टेस्ट पे हमने मेजर किया और हमने कहा कि किसी व्यक्ति का डिप्रेशन जो है 90 है, डिप्रेशन 90 है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसका डिप्रेशन 0 से 90 है। तो इसका साफ मतलब है कि इसमें ट्रू जीरो नहीं होता है। तो ट्रू जीरो होता कहां है, रेशियो स्केल में। कैसे? अगर हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति का 5 किलो वजन है तो वह 0 से 5 किलो है, ठीक है। तो आपको क्या पता चला, इंटरवल स्केल में ट्रू जीरो नहीं होता, रेशियो स्केल में, अनुपात स्केल में क्या होता है, ट्रू जीरो होता है। कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो 0 से ही स्टार्ट होती है। चलिए अगर हम एक एग्जांपल और देते हैं, अगर किसी घड़ी में 0000 बजा है तो इसको क्या कहते हैं, 12 बज गया है रात का, ठीक। तो 0000 बजने का क्या यह मतलब है कि बिल्कुल समय ही खत्म हो गया, समय का अस्तित्व तो नहीं, ऐसा नहीं है, समय वहां पर भी चल रहा होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, गणितीय मान कौन कौन से यूज होते हैं, प्लस और माइनस। ट्रू जीरो ना होने की वजह से इसमें गुणा और भाग नहीं होता, और इसमें चारों होता है। जो रेशियो स्केल है इसमें प्लस माइनस भी होता है, आप देख पा रहे होंगे, और गुणा भाग भी होता है। लेकिन इसमें आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है प्लस माइनस सिर्फ होता है। तो इसमें जो गणितीय कैलकुलेशन होते हैं इंटरवल स्केल में, वह जोड़ और घटाव के होते हैं, गुणा भाग के नहीं होते हैं, ठीक है। ट्रू जीरो ना होने की वजह से ऐसा होता है। अब देखिए यहां पे एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का जो टेम्परेचर मेजरमेंट है वह इंटरवल स्केल पे होता है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में, कि सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का टेम्परेचर मेजरमेंट होता है इंटरवल स्केल पे, लेकिन केल्विन का जो टेम्परेचर है वह मेजर होता है अनुपात मापनी पे, अनुपात स्केल पे, रेशियो स्केल पे। क्यों? इसमें 0 डिग्री टेम्परेचर जब होता है तो इसका यह मतलब नहीं होता है 0 सेंटीग्रेड या 0 फारेनहाइट का टेम्परेचर का यह मतलब बिल्कुल नहीं होता है कुछ समय तापमान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इन दोनों मेजरमेंट में तापमान के ट्रू जीरो नहीं होता, इसलिए यह इंटरवल स्केल पे इसका मापन संभव होता है। लेकिन इसी के अगेंस्ट में अगर हम रेशियो की बात करें तो यह तापमान में केल्विन से जब टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है तो वह रेशियो स्केल पे मेजरमेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि केल्विन में अगर टेम्परेचर 0 है तो इसका साफ मतलब है कि वहां पर टेम्परेचर बिल्कुल नहीं है। अगर केल्विन बता रहा है, केल्विन मेजरमेंट से अगर पता चल रहा है कि किसी भी जगह का टेम्परेचर 0 है तो वहां पे सारी चीजें शून्य हो जाती हैं, वहां पे तापमान बिल्कुल भी नहीं होता है। और केल्विन मेजरमेंट में तापमान अगर 200 है तो इसका साफ मतलब है कि कहीं पे 100 केल्विन का तापमान है, कहीं पे 200 का है, तो साफ मतलब जब इसका है कि 100 से 200 अगर केल्विन कहीं तापमान है तो बिल्कुल डबल टेम्परेचर वहां पे होगा। लेकिन यहां पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट में अगर कहीं पे 2 सेंटीग्रेड तापमान है, कहीं पे 4 है, तो यह बिल्कुल इससे नहीं पता चलता है
कि कहीं पे 2 है कहीं 4 है, तो वहां पे तापमान उससे डबल हो गया होगा, डबल गर्मी वहां पे उस तरीके की हो गई होगी, इस तरीके का पता नहीं चलता है। अब उसके बाद इंटरवल स्केल में आप देख पा रहे होंगे कि जो स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है इंटरवल स्केल में वो ये है, मीन इसमें निकलता है इंटरवल स्केल में, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, मानक विचलन, मीन मतलब मध्यमान, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकलता है इसमें। और क्या होते हैं, जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं सब इसी वाले मेजरमेंट में किए जाते हैं। उसके विपरीत मैंने आपको रेशियो स्केल में बताया था, रेशियो स्केल में क्या बताया था कि वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक मापन होता है, क्योंकि सबसे शुद्ध है। इसमें चूंकि किलो, लीटर, मीटर ये सब का उपयोग किया जाता है, जो सब जीरो से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसमें ट्रू जीरो होता है। तीसरी चीज ये है कि मैंने मीटर और ग्राम का एग्जाम्पल दे दिया है, केल्विन वाला मैं आपको बता दिया। और इसमें जो स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट होते हैं वह यह 3 मैंने लिखा है, यह डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, भौतिक मापन है, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो मेजरमेंट्स होते हैं वह रेशियो मेजरमेंट में आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेजरमेंट्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि इसमें प्लस माइनस गुणा भाग, गणितीय कैलकुलेशन जितने भी होते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, वह सब रेशियो स्केल पे सारे होते हैं। और इसमें स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ज्यामितीय मध्यमान, हार्मोनिक मध्यमान, इस तरीके के जो मीन होते हैं वह निकाले जाते हैं। तो यह हुआ आपका मापन के स्तर। एक बार इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं। मापन के 4 स्तर हैं, नामित, क्रमित, अंतराल और अनुपात। उसके बाद मापन के स्तर की जरूरत क्यों पड़ी, हमारे दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हम लोग बहुत सारी चीजों से टकराते हैं, उन चीजों को अर्थ देने के लिए, समझने के लिए, ताकि हम कोई चीज कहें तो सामने वाला भी समझ सके, इसलिए उसको अर्थ देने के लिए हम लोग उन आंकड़ों का जो हमसे टकराते हैं उन आंकड़ों को 4 मापन के स्तरों में मापते हैं और उसको ताकि कम्युनिकेट कर सकें और उसका एक अर्थ निकाल सकें, इसलिए इसको हम लोग करते हैं। इसमें 4 स्तर हैं, सभी स्तर, एक पहली स्तर दूसरे से कम शुद्ध होती है, दूसरी तीसरी से कम शुद्ध होती है, चौथी तीसरी से कम शुद्ध होती है। इस तरीके से इसमें शुद्धता का क्रम बढ़ता चला जाता है मेजरमेंट में। सबसे शुद्ध माप होता है रेशियो स्केल में। इंटरवल स्केल में जितने साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं उनका मेजरमेंट किया जाता है। इसमें इक्वल टू का मेजरमेंट होता है, इसमें प्लस माइनस छोटा बड़ा का मेजरमेंट होता है, क्योंकि यह रैंक से रिलेटेड है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन इसमें एक चीज की कमी होती है, यह तो बताता है, यह जो ऑर्डिनल मेजरमेंट है यह तो बताता है कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है, लेकिन कितना छोटा है कितना बड़ा है इस मेजरमेंट को करने के लिए हमको इंटरवल का इंतजार करना पड़ता है। अंतराल मापनी में यह पता चलता है कि कौन किससे कितना छोटा है कौन किससे कितना बड़ा है, इसमें अंतराल का पता मेजरमेंट में चलता है। इसका एक उदाहरण और हम दे देते हैं कि इसमें ट्रू जीरो नहीं होता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की IQ 20 है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि 0 से 20 है, और किसी व्यक्ति की IQ अगर 0 आती है तो इसका साफ यह मतलब नहीं निकलता है कि इसकी IQ है ही नहीं। ठीक है ना। तो अंतराल का पता तो चलता है कि किसमें कितना अंतर है, किसमें कितना अंतर है इसका पता यहाँ पे चलता है। एक एग्जांपल और समझते हैं कि हम लोग यह बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रू जीरो नहीं होने से हम लोग ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की IQ 80 है और किसी व्यक्ति की 160 है, तो हम लोग ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि 80 वाला IQ वाले व्यक्ति से 160 IQ वाला व्यक्ति डबल होशियार है। इस तरीके की हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ट्रू जीरो नहीं होता है। लेकिन इसमें ट्रू जीरो होता है अनुपात स्केल में। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की हाइट 5 फुट है और किसी व्यक्ति की हाइट 10 फुट है, तो इसका साफ मतलब है कि 5 फुट वाले व्यक्ति से 10 फुट वाला व्यक्ति बिल्कुल डबल हाइट में है। किसी का वजन 20 किलो है, किसी का 40 किलो है, तो साफ कह सकते हैं कि जो 20 किलो वाला व्यक्ति है उससे डबल वजन में 40 किलो वाला व्यक्ति है, इसको आराम से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग यह नहीं कह सकते किसी का डिप्रेशन 40 है और किसी का 80, तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि डिप्रेशन में यह इससे डबल है, या क्योंकि इसमें ट्रू जीरो नहीं होता है और रेशियो स्केल में ट्रू जीरो होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बढ़ते क्रम में इसकी कमियों को दूर करते करते शुद्ध मापन में हम लोग पहुंचते हैं। तो इस तरीके से मापन की ये 4 स्तर हैं। इन मापन की 4 स्तर की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे, और इनको अगर ठीक तरीके से आप इतना याद कर लेते हैं तो आपको किसी भी कंपटीशन की ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। लास्ट में एक चीज और आपको समझाते हैं कि यह मापन के स्तर जिस व्यक्ति ने दिया है उसका नाम है स्टीवेंस। स्टीवेंस ने दिया है यह मापन के स्तर।
और चूंकि डेटा हमारे पास आता है वह होता है गुणात्मक और मात्रात्मक। तो यह जो दो मेजरमेंट है, नॉमिनल और ऑर्डिनल, नामित और क्रमिक, इसमें जो डेटा की प्रकृति होती है वह गुणात्मक तरह की होती है, और जो इंटरवल और रेशियो मेजरमेंट है इसमें जो डेटा की प्रकृति होती है, आंकड़ों की जो प्रकृति होती है वह मात्रात्मक तरह की होती है। इसलिए इनका मेजरमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के रूप में किया जाता है। दो मेजरमेंट क्वालिटेटिव में आते हैं और ये दो मेजरमेंट किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव में। और इन सब मेजरमेंट के 4 स्तरों को दिया किसने था, स्टीवेंस ने दिया था। तो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।